बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कि मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसके बारे में बताना है कि इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं बताया जाता, इनको इस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताने के लिए इनका डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। फिर डिटर्मिनेंट फैसला करता है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो पहले ये वाला मैंने मैट्रिक्स लिखा, फिर जिस मैट्रिक्स का जो भी नाम है उसके साथ ये दो स्ट्रेट लाइन, इसको ना डिटर्मिनेंट की यहाँ पे मैट्रिक्स में कहा जाता है ए डिटर्मिनेंट्स। इसको डिटर्मिनेंट्स को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ये लिखना बेहतर है। अब इसको भी ऐसे लिख के स्ट्रेट ब्रैकेट्स इसकी भी कर देंगे। तो ये वाला स्टेप करने के बाद अब इसका डिटर्मिनेंट्स का ये स्टेप करने के बाद इसका जो फाइनल है वो ऐसे होता है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। 6 3 द 18, यहाँ माइनस का साइन आना है। ये माइनस का साइन क्यों ना, ये फार्मूले का समझ लें। पहले इन दोनों इस वाले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगा के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 2 द 8, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। 18 में से 8 माइनस किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखें इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 10 के। अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल यानी कि नॉट इक्वल टू 0 हो, हम इसको कहेंगे नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। तो आएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ आ गई। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए क्या हमने बताना है कि पहले इसके यानी कि नॉन सिंगुलर और सिंगुलर बताने के लिए पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जाए, अगर किसी भी वैल्यू का यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए तो वो हमारा कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो यानी कि 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाए तो फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मालूम करने के लिए हमें पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है। अब इसके सेकंड पार्ट में बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका भी मालूम करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ये स्टेप डिटर्मिनेंट में सबके साथ ही होता है। अब इसका ऐसे करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। देखिए प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या यहाँ माइनस आता है फार्मूले का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस, अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर लिख लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस आ रहा है ना, प्लस माइनस माइनस 9 7 द 63, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 43। अब देखें इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 43 है। तो यानी कि इसमें दो ही कंडीशन होती है ना कि इक्वल टू 0 है या इक्वल 0 के इक्वल नहीं है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरह करके आगे लिख देंगे कि नॉट इक्वल टू 0 सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस थर्ड पार्ट का हमने मालूम करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। तो वो मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट का मेथड है, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब डिटर्मिनेंट में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। 9 4 द 36, उसके बाद माइनस, ये माइनस आपने पास से लिखना होता है, फार्मूला होता है। अब माइनस के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई का आंसर 18 2 द 36। अब देखिए 36 माइनस 36, ये क्योंकि प्लस का है ना इसलिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो 36 में से 36 माइनस किया तो ये आ गया 0। तो आप देखें इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह करके आगे लिख दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अभी आगे और भी बहुत से क्वेश्चन आने हैं जिसके लॉन्ग क्वेश्चन भी जैसे कि होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो ये डिटर्मिनेंट मालूम करने का ही होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो वाले क्वेश्चन फर्दर सॉल्व ही नहीं होते, वो वहीं पे उसकी ब्रेक लग जाती है, वो स्टॉप हो जाते हैं वहीं पे ही।
तो वो तो जब आएंगे, मैं वैसे आपको ज़रा ना बता रहा हूँ पहले ही। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में ये डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। डी मैट्रिक्स का सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा हम इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी, इसके बाद माइनस फार्मूले का अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसमें देखो ये एक नंबर की जगह पे जैसे ये वैल्यू प्लस के साइन के साथ दी हुई है, तो हमने इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। ये वैल्यू ऐसी है ना, तो a इंटू बी प्लस 1/a, ठीक है ना। इसको जब मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि हमें हमारा ये सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। a को b से मल्टीप्लाई कराया तो ए बी, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर ये भी प्लस माइनस माइनस, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a/a, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर ही मल्टीप्लाई होती है ना। अब देखिए इसमें ये प्लस ए बी, ये माइनस ए बी, ये दोनों ही कैंसिल हो गए। ए को ए से, ये तो वैसे ख़त्म होगी ना, ये तो ए को ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 -1। अब ये भी देखें कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, ये हमने डिटर्मिनेंट को ये देखना होता है कि इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये -1 नॉट इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 के नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें ये हम लिख लेंगे। इस पार्ट में देखें कि ये ई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ई मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना होता है। अब ए मल्टीप्लाई लिख लें या ब्रैकेट, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है तो ब्रैकेट के अंदर लिख लें डी प्लस सी। ये इसमें रूल है कि पहले इनको ही मल्टीप्लाई करवाना होता है, माइनस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए इंटू बी प्लस सी। अब इनको पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो कैंसिलेशन हमें को नज़र नहीं आ रही। ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो ए डी, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी, माइनस अब ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी, फिर माइनस, इस माइनस का साइन को चेंज कर देगा, ए को सी से मल्टीप्लाई कराया तो ए सी। अब यहाँ पे देखें कि ए सी और ये ए सी प्लस का है, ये ए सी माइनस का है, तो ये कटिंग होगी। अब ये ए डी है और ये ए बी है, तो इनकी कैंसिलेशन नहीं है, तो लिहाजा ये किसी भी सूरत में इक्वल टू 0 नहीं है। हम इसको चाहे नीट करके दोबारा नीचे लिख लें, माइनस ए बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू अगर 0 नहीं है तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये होगा नॉन सिंगुलर। तो इसके आगे लिख भी दिया। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर कौन सा होता है। सिंगुलर वो होता है 0 वाले मैट्रिक्स के जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो वो नॉट सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। या आपने इस तरह करके इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ पी इक्वल टू 9 हो, यानी कि जो पी मैट्रिक्स दिया हुआ है इस पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 9 है, और इसके अंदर एक जगह पे ना नंबर की जगह पे के भी दिया हुआ है। के मालूम करना है और पी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। तो इसमें डिटर्मिनेंट की क्योंकि हमें एक हिंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो यहाँ पे जो एक काम हमने करना है, क्योंकि पी डिटर्मिनेंट की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, पी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9 है, तो हम इसकी जगह पे 9 रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह पे, कि ये उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4k से मल्टीप्लाई किया, 3 4 12 के, माइनस फार्मूले का होता है ना डिटर्मिनेंट में, 3 1 3। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है वो रहेगा इधर ही, यानी के इधर ही रहेगा, बाकियों को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप उधर ले जाएंगे। ये -3 उस तरफ जाके +3 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 12 के। अब 9 + 3 12। अब यहाँ पे देखें ये 12 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। चलो अगले स्टेप में इसको कर लेते हैं। के इधर रहेगा, ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 12 डिवाइड बाय 12। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई, के इक्वल टू 1। इसी की वैल्यू मालूम करनी थी, तो इसको सीधा करके के इक्वल टू 1 हमने लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें सी पार्ट में दिया हुआ है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ टी इक्वल टू 3 है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ टी इक्वल टू 3 है, एक्स फाइंड करना है। इफ़ एडजॉइंट ऑफ टी इक्वल टू ये हो,
एडजॉइंट ऑफ टी, एडजॉइंट क्या होता है? सबसे पहले तो ये कंसेप्ट इस वाले पार्ट में नया है आपके लिए, तो एडजॉइंट पहले मालूम करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। फिर हमने, क्योंकि हमने फिर इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ, तो हमने एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट नहीं मालूम होता, सिर्फ टी मैट्रिक्स का मालूम करना है। ये एडजॉइंट टी है, ये अकेला टी नहीं है, ये एडजॉइंट ऑफ टी है, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ टी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो एडजॉइंट क्या होता है, पहले देखिए कि सिंपल मैं आपको बताता हूँ। अगर एक मैट्रिक्स दिया हो, एडजॉइंट में ये होता है कि इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, या मैं यानी इनको रिप्लेस करना होता है आपस में ना। तो ये हो जाता है कि डी इधर और ए इधर, इन दोनों को आपस में रिप्लेस किया, और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है। इन दोनों का साइन, तो आप देखें इसमें सी हो जाएगा माइनस का, अगर प्लस का हो तो माइनस का कर देंगे, माइनस का होगा प्लस। अब बी भी पॉजिटिव का, इसको भी हम नेगेटिव का कर देंगे। तो ये होता है इसका एडजॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स का ऐसे होता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट से जब वापस उसमें आना हो ना, तो फिर वही तरतीब होती है कि इन दोनों को रिप्लेस करना होता है, यानी इनकी आपस में जगह, ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली इधर, और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है। तो ये एडजॉइंट ऑफ टी है। इसका हम पहले टी मैट्रिक्स मालूम कर लेंगे। तो टी में लाने के लिए, टी से यानी कि नॉर्मल से एडजॉइंट में, या एडजॉइंट से नॉर्मल में लाने के लिए सेम मेथड है। इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है, रिप्लेस 2 इधर 5 इधर, और इन दोनों का साइन चेंज, एक्स भी माइनस का हो जाएगा, ये 3 पॉजिटिव का, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये आ गया अब टी मैट्रिक्स। अब हमने इसका पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो टी डिटर्मिनेंट, अब इसको चाहे आप पहले ना एक स्टेप में इनकी ब्रैकेट सीधी कर लें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to the 10 माइनस फार्मूले का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि टी डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है 3, जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, यहाँ पे हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 3। तो इसमें हो जाएगा 10 माइनस 3x। अब इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है, वो एक तरफ कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ। अब देखें इसमें ये मगर नेगेटिव किया, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए उधर ले जाते हैं। ये माइनस का 3x उधर जाके प्लस 3x हो गया, ये प्लस 3 है, इधर आके माइनस 3 हो गया। अब 10 से 3 माइनस किया 7, अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई 7/3। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जो नया कंसेप्ट था एडजॉइंट ऑफ जो मैट्रिक्स था, वो भी आपको समझ आ गया होगा। फिर मैं थोड़ी सी वजाहत इसमें कर देता हूँ कि जब भी एडजॉइंट मालूम करना होता है ना, एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का, ये इसका पहला डायगोनल होता है, जिसको प्राइमरी डायगोनल्स कहते हैं। इनको इंटरचेंज करना होता है, इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है, इनको इंटरचेंज करना होता है। और जो सेकेंडरी डायगोनल होता है, या दूसरा जो डायगोनल होता है, इनका साइन चेंज करना होता है। ये रूल है, ठीक है ना। इनकी हमेशा इनकी जगह चेंज करनी है, इनकी जो आपस में जो पोजीशन कह लें जिसको, और इनका साइन चेंज करना होता है। तो उसको एडजॉइंट कहा जाता है। इस तरह एडजॉइंट से वापस मगर नॉर्मल मगर मैथड बनाना हो तो फिर भी वही रूल अप्लाई होता है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिक्स इफ़ पॉसिबल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। अब इस पॉसिबल का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ उस मैट्रिक्स के ही हम मालूम कर सकते हैं जो नॉन सिंगुलर होता है। अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए ना, तो वो फिर नॉट पॉसिबल हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मालूम कर रहे थे कि जब एक मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाए ना, उसका फर्दर कुछ भी नहीं हम उसको कर सकते। तो इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पहले मैं आपको फार्मूला लिखवाता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये कैसे हम फाइंड करेंगे। आसान है ये भी। तो इसमें जो पहला मैट्रिक्स R दिया हुआ है, तो R का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए जो भी मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है उसके ऊपर ये R, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ R। तो ये कैसे मालूम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ, इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना है, किस वाले मैट्रिक्स का, R मैट्रिक्स का, और इसको डिवाइड करना है इसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। ठीक हो गया। तो ये होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आप समझें कि इस चैप्टर का जो मैक्सिमम जो मेथड है ना, जब मुश्किल मेथड का ना, वो ये वाला ही है।
आगे यानी बाकी तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ हम इस पहले कर चुके हैं, इसमें यही है। अब देखिए एडजॉइंट इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा भी यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने ना इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना होता है। डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर तो बात वहीं पे ख़त्म हो जानी है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा तो फिर उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर, क्योंकि इसमें आर नाम है, जो भी नाम दिया हुआ है नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें इसमें जो पहला जो प्राइमरी जो डायगोनल होता है इस तरह वाला, उसको मल्टीप्लाई करना होता है 4 to the 8 माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ये माइनस फार्मूले का है। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, 6 1 the 6, 8 में से 6 माइनस किया 2। अब देखिए इसका आंसर ज़ीरो तो नहीं है ना, तो अगर ज़ीरो नहीं है तो मतलब कि ये नॉन सिंगुलर है। तो अगर नॉन सिंगुलर है तो हम इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें एडजॉइंट का भी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा से इसमें बताता हूँ। एडजॉइंट ऑफ आर यानी एडजॉइंट क्या होता है कि इन दोनों को, जो ये वाला डायगोनल है ना, ये वाला जो प्राइमरी डायगोनल, इन दोनों के की जो पोजीशन है वो चेंज करनी होती है। 2 उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 6 इधर ये। अब इसका जो फार्मूला जो मैंने आपको समझाया था इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। एडजॉइंट में एडजॉइंट की वैल्यू और डिटर्मिनेंट की जगह पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऊपर तो ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये चीज़ें हमने मालूम करनी है, तो वरना यहाँ पे मैंने फार्मूला दोबारा से लिखा। अब एडजॉइंट ऑफ आर की जगह पे एडजॉइंट का जो मैट्रिक्स हमने मालूम किया था उसकी वैल्यू आ गई, और डिवाइड बाय आर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या आया था आर का, 2, यहाँ पे 2। अब ये जिससे डिवाइड करना है ना, अब इस वाले 2 को सब के साथ डिवाइड करेंगे, यानी इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से। इस 2 को मैंने यानी कि ये 2 डिवाइड करेगा इन सारी वैल्यूज़ को। अब देखें ये 2 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय ये वाला 2, अब ये 6 डिवाइड बाय ये 2, और ये 4 डिवाइड बाय 2। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर लें। 2 से 2 डिवाइड किया, 1 हो गया, ये 1/2 ऐसे ही रह जाएगा, ये कैंसिल नहीं होता। चाहे आप 0.5 लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। और इसमें 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो ये मल्टीप्लिकेटिव ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आर की वैल्यू ये आ चुकी है। जो अगला मैट्रिक्स एस है, एस एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो लिहाजा इसका जो हम जो डिटर्मिनेंट है जैसे वो भी मालूम नहीं कर सकते। तो लिहाजा क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए तो इसका एडजॉइंट भी होता है, एडजॉइंट के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होता है। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, तो लिहाजा इसका हो जाएगा, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने ऐसे करके लिख दिया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस मैट्रिक्स। इससे अगला मैट्रिक्स टी मैट्रिक्स है। इसकी ये जो एंट्रीज ये दी हुई हैं, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख दिया है कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना होता है तो वो उसका क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ टी, यानी जो भी उन्होंने मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है वही नाम यहाँ लिखना होता है, एडजॉइंट ऑफ टी डिवाइड बाय टी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो आ जाए ना तो फिर आगे फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। अब देखें इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, 25 4 the 100 माइनस 52 the 100। अब 100 से 100 माइनस किया, क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ये तो कहानी यहीं पे एंड हो गई, ठीक है ना। तो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये नॉट पॉसिबल क्यों हो जाता है, ये जब ज़ीरो होता है। हमें पता है कि किसी भी नंबर्स को जब डिवाइड करेंगे ना ज़ीरो से, ऊपर कोई भी नंबर हो, मिसाल के तौर पे हमने इससे पहले सीखा हुआ है, उसको हम कह देते हैं कि नॉट पॉसिबल या अनडिफाइंड। इसलिए ये क्योंकि जब उसका डिटर्मिनेंट ने तो हमेशा डिवाइड ही होना होता है ना, तो डिटर्मिनेंट जब ज़ीरो आ गया, ऊपर कोई भी नंबर होगा तो उसका भी फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता, तो फिर वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है। या सिंपल तौर पे आप लिख दें, अगर इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो नॉट पॉसिबल, बस। अब इस वाले मैट्रिक्स में जो यू मैट्रिक्स है, इसमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, और दूसरा ये भी इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि x = y,
यानी वाई और एक्स आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि हम वाई को एक्स की जगह पे या एक्स को वाई की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने इसका यू सेट का जो यू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ यू, अगर यू मैट्रिक्स का नाम है तो डिवाइड बाय यू डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है। तो ये डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू वाई प्लस 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, चाहे तो हम x और y को यहीं पे रिप्लेस कर दें, जैसे उन्होंने बताया हुआ कि x और y की इक्वल है, या इनको मल्टीप्लाई करके बाद में बदल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। चाहे इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लें, पहले अंदर x को y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स 1 दा x, माइनस अब y को x से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा y। अब हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे हमें किसी एक को आप माइंड में लें, x को चेंज करना या y को, मिसाल के तौर पे हम x की जगह पे y लिख देते हैं, या आपस में हम लिख सकते हैं x की जगह पे y लिखते जाएं, x की जगह पे y, इसकी जगह पे y लिख दें y, और ये पहले y था, ये भी x की जगह पे y, x की जगह पे y कर रहे हैं, माइनस ये भी x की जगह पे y, ये भी y, ये पहले से ही y है। ठीक हो गया। अब इसको चाहे मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर लें, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वेयर, ये भी y को y से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वेयर, कर ही देते हैं यार। तो ये प्लस वाई स्क्वेयर, ये माइनस वाई स्क्वेयर, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। तो जब प्लस माइनस में सेम वैल्यू कैंसिल होती है ना, कि जैसे 2 माइनस 2, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, ऐसे भी कह सकते हैं, या 2 से 2 माइनस किया 0। तो अगर प्लस माइनस में वैल्यू कैंसिल हो तो ये 0 हो जाता है। तो अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका फर्दर सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था ना, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हमने लिख दिया था सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेम वैल्यू सिर्फ ये वाली यू टी की जगह पे यू लिख देंगे, तो यही वाला आंसर, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ नीचे लिख देंगे हम। तो ये मैंने लिख दिया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट अभी हमने कंप्लीट किया है। तो ए पार्ट में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही फाइंड करना था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फार्मूला ये मैंने ऊपर भी लिख दिया है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है बी पार्ट है। बी पार्ट में भी एक आर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें वेरीफाई करना है कि आर मैट्रिक्स को इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, और अगर जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको पहले लिख के उसको आर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसका आंसर इक्वल टू होता है आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कौन सा होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, या इसको बाद में लिखें, इसको पहले या इसको पहले इसको बाद में, तो इनको मल्टीप्लाई करने से तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये हमने वेरीफाई करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करना भी हमने पहले सीखा हुआ है, और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये फाइंड करने का अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसका मेथड सीखा है। तो यहाँ पे पहले हम इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं, फिर इसको आर के साथ जो भी उन्होंने कहा हुआ है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें हमने ये वेरीफाई करना है। तो ये ज़रा आपकी मैंने गाइडलाइन के लिए कि हमें पता होना चाहिए कि जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। एक एडजॉइंट उस मैट्रिक्स से चाहिए होता है, एक उसका डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ये हमने वेरीफाई करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये कि जब भी हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है। तो अब इसका जो डिटर्मिनेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 to the 8 माइनस फार्मूले का, अब प्लस माइनस माइनस, ये इसका भी माइनस आना है ना ये वाला, तो 6 1 the 6। तो इसका जब डिटर्मिनेंट किया तो ये हो गया 8 का 8 आ गया,
ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो गए 6 इक्वल टू 14। अब डिटर्मिनेंट इसका आ चुका है। अब एडजॉइंट भी मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट में इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी होती है, 2 इधर 4 इधर, और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है। ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ये बेटा हो गया इसका एडजॉइंट। अब ए डिटर्मिनेंट की और जॉइंट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये इन्वर्स जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। अब जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला ऊपर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ताकि शुरू में बच्चों को याद नहीं होता, उनको पता हो कि हमने क्या क्या मालूम करना है। तो अब यहाँ पे ये इसका फार्मूला लिखा, एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट की वैल्यू लिख दी ओवर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमने मालूम किया 14, तो ये 14 आ गई। अब इसमें याद रखें कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फर्दर किसी और वैल्यू से डिवाइड करना हो, ये बात मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ इसमें ख़ास बात है कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को किसी और मैटर से अभी मल्टीप्लाई करना हो, अभी मज़ीद मल्टीप्लाई करना है इसमें भी, तो फिर इसको ना मज़ीद यहाँ पे डिवाइड ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें। अगर तो मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ यही मालूम करना था, फिर तो इसको डिवाइड कर दें सबके साथ ही। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मज़ीद किसी और से मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसे ही रहने दें। ये आपको समझाते हुए लाइन नीचे ये लगी है, ये 14 है नीचे, ठीक है ना। तो अब देखें, अब हमने ये मालूम करना है, पहले आर मैट्रिक्स है सिंपल वाला आर, वो लिखा है आर मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आर, यानी या आर इन्वर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये आर मैट्रिक्स आ गया, फिर इसका जो आर इन्वर्स है वो ये वाला है, ठीक हो गया। अब इसमें ना हमने सिंपल पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएं, जिस तरह हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको एंड पे जाकर डिवाइड करें, ठीक हो गया। इससे ना हमारे लिए कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी, हमारे लिए इनको सॉल्व करना आसान होगा। तो इसका तरीकाकार क्या होता है? मल्टीप्लाई करने के लिए रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ या टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ। 4 to the 8 प्लस 6 1 the 6। अब इसको अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही इसके आंसर थोड़ा सा आगे जाके आ जाएंगे। 4 1 the 4 प्लस माइनस 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 4। अब इसको 4 1 the 4 प्लस 4, प्लस करना होता है ना, तो साइन प्लस का तो प्लस आ गया। अब दूसरी रो के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसके आंसर नीचे आ जाएंगे, नीचे वाली रो के आंसर नीचे आते हैं। अब देखें 6 to the, यानी टेल को टेल के साथ 6 to the 12 प्लस माइनस माइनस 12। अब ये भी प्लस 2 6 the 12। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके आंसर नेक्स्ट आ जाएंगे, थोड़ा सा गैप दे के आगे जाके। 6 1 the 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 6। अब 4 to the 8 प्लस 8। अब इन दोनों ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाया, जो नीचे 14 था ना, इसको नीचे ही रहने दें। इसको ऐसे नीचे भी लिख सकते हैं, इसको एक साइड पे भी लिख सकते हैं 1/14। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 8 और 6 14, ये प्लस 4 माइनस 4, ये प्लस, ये 4 में से 4 माइनस किया 0 हो गया। ये भी प्लस 12 माइनस 12, ये भी 0 हो गए। ये 6 + 8 14 ओवर 14। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 14 नीचे वाला है ना, जब ये नंबर सिंगल यानी कि नंबर हो गए, प्लस माइनस इनका हो चुका है, अब इस 14 को सब के साथ डिवाइड कर दें। ये 14 डिवाइड बाई ये वाला 14। अब ये 0 डिवाइड बाई ये 14, यानी इस 14 को सब के नीचे ले जाना है। 0 डिवाइड बाई 14 और ये 14 डिवाइड बाई 14। अब देखिए 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 हो जाता है। ये भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0। 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर 1 आ गया हमारा। तो ये आंसर हमारा, ये इसका आंसर निकाला है। अब हम जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे और आर मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब इसमें देखें, जो आर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। ये वैल्यू यहाँ से देख के हमने ये लिख ली, मल्टीप्लाई बाय आर मैट्रिक्स है, तो आर मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था, उसकी वैल्यू आ गई। अब मैंने बताया था कि जब भी अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को किसी से मल्टीप्लाई करवाना होता है तो पहले सबसे पहले ना हमने इसको इसके साथ डिवाइड नहीं करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं ना। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है यार। तो अब इसमें ये होता है कि टेल को टेल के साथ 2 4 the 8, पहला नंबर पहले के साथ और हेड वाला के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया
और 6 1 द 6। अब इसी को नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही टेल को टेल के साथ 2 1 द 2 और ये प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों कॉलम के साथ 6 4 द 24। अब इसमें भी प्लस माइनस माइनस हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ना, ये भी 4 6 द 24। अब इसको नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे इस रो को 6 1 द 6 प्लस 4 2 द 8 ओवर ये 14 था यार, ओवर 14। अब पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 and 4 8 and 6 14, 2 से 2 माइनस किया 0, ये भी 24 से 24 माइनस किया 0, ये 6 और 8 14 ओवर ये 14। अब जो नीचे वाला 14 है इसको सब के साथ डिवाइड करवा देंगे। ये 14 डिवाइड बाय ये 14, 0 डिवाइड बाय 14, ये 0 डिवाइड बाय 14 और ये 14 डिवाइड बाय 14। अब यहाँ पे देखें 14 को 14 से डिवाइड किया 1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0, 14 को 14 से डिवाइड किया तो 1। ये हमारे पास आंसर 2 आ गया। अब देखा कि हमारे पास जो आंसर 1 था, आंसर 1 भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल था, आंसर जो 2 आया वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सो ये प्रूव हो गया कि एंड पे ये लिख दिया कि ये इसका आंसर इक्वल है इसके आंसर के और ये सारे इक्वल हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एहतियातन आपको समझाने के लिए ये लिख दिया। ये वैसे में पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है। अगर हमने स्टार्ट में भी मैंने आपको समझाने के लिए ये लिख दिया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है तो मैंने यहाँ पे दोबारा से आपके लिए ये लिख दिया है। अब इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें यह है कि इसमें एक वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये जी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें हमने वेरीफाई करना है कि वाई जी ये होल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी सारे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इक्वल टू जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वाई। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। तो इसमें ये वाई मैट्रिक्स है, ये जी मैट्रिक्स है। तो पहले हमने इस यानी कि इसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर ब्रैकेट के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो पहले हम नीचे वालों की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी वाई और जी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाई मैट्रिक्स हो गया, ये जी हो गया। मल्टीप्लाई करवाने के लिए रो टू कॉलम 1 2 द 2 2 1 द 2। इसको नेक्स्ट कॉलम से करेंगे तो आंसर नेक्स्ट चला जाएगा। ये भी टेल को टेल के साथ ही 3 1 द 3 2 2 द 4। अब नीचे वाली रो पे आ जाएं। इसको बारी बारी पहले इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसको नेक्स्ट कॉलम से 2 2 द 4 3 1 द 3 प्लस का 2 3 द 6 प्लस 3 2 द 6। यह प्लस के साइन थे इसलिए सारे प्लस के रह गए। अब 2 + 2 4 7 7 और 12 ये हो गया। अब इसके अंदर वाला का तो आंसर आ चुका है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए ये वाई जी का हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना तो ये वाई जी का ये वाला मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट में इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 4 द 48 माइनस 7 7 द 49। अब देखिए डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 49 से 48 माइनस किया तो 1 आ जाएगा और बड़े नंबर का साइन। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब इसका हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट किसका, एडजॉइंट वाई और जी का। तो एडजॉइंट क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, ये इधर और इन दोनों के साइन चेंज। तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वाई जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ वाई जी। इसको चाहे ब्रैकेट में लिख लें या ऐसे लिख लें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो नीचे वाई जी का डिटर्मिनेंट।
दोनों की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं पहले। एडजॉइंट की वैल्यू ये वाली है 12 -7, ये वाला -7 और ये 4 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1। अब क्योंकि इसका ये वाली साइड फाइनल यही है, यहाँ तक ही है। अब इसमें इस -1 को सब के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है कि 1 के साथ डिवाइड करने से वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होने हैं। लेकिन एक दफ़ा मैं सारा स्टेप ये कर देता हूँ आपको। ये -7 ओवर -1, ये 4 ओवर -1। अब ये माइनस को उठा के ऊपर ले जाएं, नीचे 1 रह जाएगा 1, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये रह गया 7। इस तरह ये भी माइनस से माइनस कट गया, ये रह गया 7। ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये माइनस उठा के ऊपर ले गए ऐसे, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एक साइड का आंसर आ चुका है। इसको लिख देते हैं आंसर 1। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो ये माइनस जो ऊपर लेके जाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अगर ऐसे हो ना a माइनस बी, इसको हम 3 तरह से माइनस को लिख सकते हैं। इस माइनस को इसके बराबर भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से उठा के यहाँ ले गए, या फिर हम यहाँ से ऊपर भी लेके जा सकते हैं ऐसे। तो इसकी एक ही बात, ये सारे आपस में इक्वल होते हैं। तो ये मैंने इनका ये किया कि ये माइनस को उठा के ऊपर ले गए, तो नीचे वाली वैल्यू क्योंकि 1 नहीं थी तो फिर नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये माइनस को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये वाला जो तरीका ना मैंने यहाँ पे वो किया है। फिर भी समझ ना आए तो ऐसे कर लें, प्लस माइनस माइनस हो गया और 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमने ये मालूम करना है। तो इसका होता है जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, ऐसे होता है ना। तो पहले हम इनका डिटर्मिनेंट दोनों का मालूम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, तो इसका अलग अलग ही हम सॉल्व करेंगे। जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, फिर दोनों के आंसर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। इनका किया तो 3 1 दा 3 माइनस 2 2 दा 4। तो इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक हो गया। इस तरह y का डिटर्मिनेंट आ जाता है हमारे पास 2 टू द 4 माइनस 3 1 द 3। 4 से 3 माइनस किया 1, इसका आ गया -1 और इसका आ गया +1। ये मैंने z लिखना था, ये मैटर ये लिखा, ये y है, ये z है, सॉरी। ठीक है ना, ऊपर से मैंने देख के ऐसे लिखा ना, तो यहाँ उल्टा, यहाँ मैंने यहाँ से देख लिया, यहाँ से इसके हिसाब से लिखा गया। ये y डिटर्मिनेंट और ये z का डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए होता है। तो अब इसका एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। तो y का एडजॉइंट क्या होएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है, 3 इधर 1 इधर, और इन दोनों का साइन चेंज, ये भी -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। इस तरह z का भी एडजॉइंट, इन दोनों को इंटरचेंज, ये 3 और 1 का साइन चेंज, 1 माइनस का हो जाएगा और 3 भी माइनस का हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, जैसे y का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ y डिवाइड बाय y डिटर्मिनेंट। अब इसका एडजॉइंट क्या है ये, और इसका y का डिटर्मिनेंट है -1। ये दोनों वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ y, ये एडजॉइंट हो गया, डिवाइड बाय y डिटर्मिनेंट -1। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z या z इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ z, ये एडजॉइंट की वैल्यू है 2 -3 -1 एंड 2 डिवाइड बाय z डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू है 1। तो ये 1 आ गया। तो इसके जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसको अगर हमने मज़ीद मल्टीप्लाई करवाना हो, हमने मल्टीप्लाई तो करवाना है ना, तो हम इसके जो फ्रैक्शन होती है इसको बाद में ले जाएं अंदर। लेकिन यहाँ पे तो खैर वैल्यू भी छोटी है, हम यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि 1 ही है ना। ये अगर 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, अगर -1 के साथ डिवाइड करेंगे तो सिर्फ साइन चेंज होना है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होने हैं, बाकी 1 से डिवाइड करने से कोई नंबर में कोई फ़र्क नहीं आता मेरे ख्याल में इसको, क्योंकि ये 1 ही है। अगर कोई और नंबर होता तो हम बाद में इससे कर लेते। इस माइनस से सिर्फ इसके साइन चेंज होने हैं। ये -3, ये -2 हो जाएगा, ये माइनस हो, ये माइनस प्लस हो जाएगा +2, ये भी माइनस है, ये +2,
ये +1 है, ये -1 हो गया, क्योंकि इस माइनस ने इनके साइन चेंज किए और 1 के साथ डिवाइड करने से वो नंबरों में कोई तब्दीली नहीं आती। और ये +1 ही है, तो +1 के साथ कोई तब्दीली भी नहीं आती, ऐसे ही रह जाएंगे। अब हमने z की वैल्यू को, जो z इनवर्स को पहले लिखना है और y इनवर्स को बाद में लिखना है। अब इनकी वैल्यू लिखनी है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले की रो मल्टीप्लाई में ऐसे होता है ना, पहले कॉलम की रो दूसरे का कॉलम, टेल को टेल के साथ, 2 3 द 6 प्लस माइनस माइनस, अब हेड को हेड के साथ 3 2 द 6 और प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये टेल को टेल के साथ, ये ऐसी कॉलम है ना, ये जो मगर एरो बना हुआ है ये टेल है दोनों की, तो ये 2 टू द 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 द 3। अब नीचे वाले रो पे आ जाएं, टेल को टेल के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 द 3, 2 टू द 4 प्लस 4। अब इसको नेक्स्ट कॉलम के साथ प्लस माइनस माइनस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 द 2, और ये प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे, 6 और 6 12, बड़े नंबर का साइन, तो दोनों माइनस हैं, ये भी सेम साइन है प्लस हो गए, ये भी सेम साइन है प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, ये भी सेम साइन है प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन, इसमें दोनों ही माइनस के हैं। तो ये हमारा राइट साइड का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर पहले आया था, जो लेफ़्ट साइड का आंसर आया था वो और इसमें क्या फ़र्क है। वो भी -12 7, यानी 7 दोनों प्लस के थे और 12 और 4 माइनस के थे, ये हमारा आंसर 1 था। तो आंसर 2 में भी ये दोनों 7 है, 12 और 4 माइनस के हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट कि इन दोनों का आंसर इक्वल है। यानी हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर इनका जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो भी हम लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बड़ा यूनिक सा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें है व्हाट इज़ द रिलेशन अमंग, कि इनका आपस में क्या तल्लक है, किसका। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, या जिसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तीनों का ही है, लेकिन एक तरफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है, एक ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, और एक ए का डिटर्मिनेंट है। तो ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। आइए फिर इन तीनों की वैल्यू मालूम करते हैं, फिर देखते हैं कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इसमें क्या एक सिमिलैरिटी है, कि क्या इसमें जो बात है जो एक जैसी है। आइए देखते हैं। तो आप देखें कि इसमें जो फर्स्ट वैल्यू मालूम करनी है वो ए का डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट के लिए इनका जो प्राइमरी जो डायगोनल होता है, पहले इनको मल्टीप्लाई, 5 3 द 15 माइनस फार्मूले का होता है 7 2 द 14, 15 से 14 माइनस किया 1, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 1। ये इसका आंसर 1 आ गया है। अब जो इसमें दूसरा पार्ट है जो मालूम करना है वो ये है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए इनवर्स मालूम करते हैं, तो फिर हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब देखें इसमें, अब ए इनवर्स का ये फार्मूला हमने लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए। लाजमी नहीं है कि इसकी वैल्यू को अलग से भी लिखा जाए, हम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखें इसका एडजॉइंट क्या होता है, इन दोनों को की जो पोजीशन होती है वो आपस में चेंज करनी होती है, यानी इनकी जगह आपस में चेंज करनी होती है। 3 उधर चला जाएगा, 5 इधर, और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है। 7 भी माइनस का हो जाएगा और 2 भी माइनस का हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ए का डिटर्मिनेंट क्या है 1, इसको 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि जो मतलब 1 है ये पॉजिटिव का है ना, इसलिए इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये -2 and 5। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अब उन्होंने कहा था इसके ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी मालूम करें, तो ए इनवर्स का आंसर ये आ चुका है। इसका अगर अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट में अब लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे भी आप इसकी ब्रैकेट्स ये वाली भी करें, आप ये इधर ये वाली ब्रैकेट लगा के इनको डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व कर दें। 5 3 द 15 माइनस फार्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 द 14 इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर 2 आ गया। पहले हमने आंसर 1 निकाला था,
ए डिटर्मिनेंट का। अब इसका आंसर 2 आ गया जिसकी वैल्यू 1 है। अब तीसरे नंबर पे हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये हम पहले मालूम कर चुके हैं। यहीं से देख के आप लिख लें, या फिर इसको इनकी जगह चेंज करनी होती है और इनका साइन चेंज करना होता है। 3 -7 -2 एंड 5, ये तो इसका एडजॉइंट आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट के लिए इसकी ब्रैकेट ऐसे लिख भी दी हैं, लेकिन बाल पता जो मेरे टीचर जब करवाते थे तो वो इस साइड की ब्रैकेट लगवाते थे, इस साइड को ना वो डायरेक्ट ही सॉल्व करते थे, ये ब्रैकेट वो नहीं लगवाते थे। तो बहरहाल यहाँ पे आप जो बुक्स के ऊपर उन्होंने जो मेथड दिया हुआ वहाँ पे उन्होंने इसकी ब्रैकेट्स भी लगाई हुई हैं, तो आप एहतियातन ये ब्रैकेट्स का जो टाइम भी हो सब कुछ, तो आप इसको लगा भी लिया करें। आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 5 3 15 माइनस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 2 14, 15 से 14 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये थर्ड आंसर भी हमारा 1 आ गया। अब जो पहला उन्होंने कहा था इसका आंसर भी 1 आया है, जो दूसरा था इसका आंसर भी हमारे पास 1 आया है, और जो तीसरी बात बताई थी उसका आंसर भी हमारे पास 1 आया है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 यानी कि जो आंसर आए हैं 3, इनसे शो होता है कि इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर आपस में इक्वल हैं, और ये सारे किसके इक्वल हैं, 1 के हैं। तो ये इसमें इक्वलिटी का जो एक रिलेशन है ना वो शो हो रहा है। ऐसा तो उतना ही लिखना काफ़ी था, लेकिन अगर आप मज़ीद भी कोई लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके दरमियान जो इक्वलिटी का जो रिलेशन है, रिलेशन ऑफ इक्वलिटी अमंग देम। जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट मीन ऐसे कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, इसको वो कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें इफ़ पॉसिबल। बाज़ इक्वेशन ऐसी होती हैं, बाद मैट्रिक्स ऐसे होता है कि उसको हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो भी बताते हैं कि अगर जिनको नहीं लिख सकते उनको क्यों नहीं लिख सकते। इस तरह जो यानी इनको लिखना है इस तरह से, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है ना ये। तो और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी इसको इस तरह से लिखना है। आइए इसको हम ये सॉल्व करते हैं। इतना ज़रूर याद रखिएगा कि ये बहुत ही एक ईजीएस्ट जो है ना ये उन क्वेश्चन में इनका शुमार है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी इसको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो एक तो इसका मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बता देता हूँ। वो डायरेक्ट तो खैर हमने करना ही डायरेक्ट सही है, लेकिन थोड़ा सा माइंड में भी होना चाहिए कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले की रो और दूसरे का कॉलम उनके एलिमेंट इक्वल होने चाहिए ना। इसके 2 एलिमेंट है, इसके भी 2 हैं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। जो पहले होते हैं ना, जो कोफिशिएंट जो पहले होते हैं, इससे पहले हमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं, तो जो पहले होते हैं ये होते हैं इसके एक्स के, ये पहले एक्स के होते हैं, यानी जो ऊपर वाली होती है ना ये पहले कोफिशिएंट उसके होते हैं, दूसरे वाले दोनों वाई के होते हैं। क्या इसको अगर सिंपली तौर पे हम मल्टीप्लाई करें, देखें ऐसे करके मल्टीप्लाई करें, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होता है, दूसरा दूसरे के साथ। इसको ऐसे करके हम लिखेंगे, ये पहले के साथ ये वाला, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, दूसरे के साथ ये वाला, दरमियान में इक्वल आ गया, इक्वल टू इनके सामने ये नंबर आ जाएगा। एक इनकी लीनियर इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरे पे आ जाएं, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करना होता है ना, तो पहले के साथ ये 3x ये प्लस है, और दूसरे के साथ ये ऐसे होता है ना, टेल के साथ हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को y से करेंगे तो y आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 4। ये तो मैंने आपको मल्टीप्लाई की शक्ल में आपको बताया। वैसे ऐसे होता है, पहले के साथ अगर ऊपर x है तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 6, ऐसे डायरेक्ट ही पहले के साथ x आ जाता है, दूसरे के साथ y, और ये तो xy इसके साथ अटैच हो जाते हैं इधर ही, और इक्वल लिख के ऊपर वाली लाइन के साथ ये वाली और नीचे वाले इक्वेशन के साथ ये नीचे वाला नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो आप देखें कि ये थोड़ी सी तफसीली से बता रहा हूँ कि बाद दफ़ा इन्होंने ना कोई वैल्यू चेंज की होती है। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने y ऊपर दिया होता है, x नीचे दिया होता, तो फिर जो वैल्यू ऊपर होती है ना, जो ऊपर होती है वो इन दोनों के साथ आनी होती है। यहाँ x है तो इन दोनों के साथ x आना था, ये देखो ना ऐसे करके। तो ये बस ध्यान में रखना थोड़ा सा। अब इसमें देखें ये 5x ये xy है, 5x प्लस 0 y इक्वल टू 10, ठीक है ना। ये पहले वाले x के साथ होते हैं, ये वाले y, यानी ये पहले के साथ x दूसरे के साथ y इक्वल टू 10। अब दूसरा देखें 0, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे 0x
प्लस 4y इक्वल टू 20। ये तो था इसका तफसीली मेथड मैंने आपको बताया, लेकिन ये इसमें याद रखना कि जिसके साथ ज़ीरो आ रहा होता है ना उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम ऐसे करके लिख देंगे 5x इक्वल टू 10, ठीक है। ये ज़ीरो वाली वैल्यू यानी y ज़ीरो था ज़ीरो, तो y की वैल्यू ख़त्म होगी। दूसरे में क्योंकि x के साथ ज़ीरो है तो ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ज़ीरो वाली, बाकी रह जाएगा 4y इक्वल टू 20। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया ये वाला, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को अगर देखा जाए तो इसको जब हमने लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है तो इसमें देखें कि जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना, कि पहले कॉलम की रो के एलिमेंट और दूसरे के कॉलम के एलिमेंट। इसके कॉलम के एलिमेंट, इसके रो के एलिमेंट एक है, इसके दो हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो लिहाजा इनको लीनियर इक्वेशन में लिखना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पहली वैल्यू जो होती है ना, इसके ऊपर दो वैल्यू होनी चाहिए। पहली वैल्यू x की होती है, अगर दूसरी होती दूसरी y की होनी थी, तो इसमें दूसरी वैल्यू है ही नहीं है। तो इसलिए ये चाहे ज़ीरो ही हो लेकिन इसके अंदर दो एलिमेंट होनी चाहिए, दो एंट्री होनी चाहिए अगर इधर दो हैं तो लिहाजा इसका जो लीनियर इक्वेशन में लिखना इनको नॉट पॉसिबल, यानी इनकी लीनियर इक्वेशन में लिखना नॉट पॉसिबल है ये। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखें कि फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो जो पहली वैल्यू होती है पहले के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ। इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 को x को 5 के साथ, ये 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, या x को 5 के साथ किया तो 5x, ये प्लस है। अब इस दूसरे को इस दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y है ये 3 है, हो जाएगा 3y इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये ऐसे था, तो इसके सामने क्योंकि एक ही एलिमेंट है एक ही आ गया, तो क्योंकि इसके अंदर रो भी एक है ना, जितनी रो होती हैं उतनी इक्वेशन बननी होती हैं, तो इसमें एक ही है। इसको हम दूसरी तरह से भी अगर लिखा होता ना तो भी इसका आंसर यही आना था। ये तो ऐसे हो चुका है, मिसाल के तौर पे ये वाला कॉलम पहले होता अगर ऐसे करके 5 and 3 x and y इक्वल टू 2, ऐसे भी होता है ना, तो फिर भी यही इक्वेशन मानती है। यानी पहला जो एलिमेंट होता है इस पहले के साथ मल्टीप्लाई, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई होता है 5x, प्लस 3 ने y के साथ मल्टीप्लाई होता 3y इक्वल टू 2। तो अगर इसको इस कॉलम को ऐसे उन्होंने यहाँ पे रो की शक्ल में लिख दिया और इस रो को यहाँ कॉलम की शक्ल में लिख दिया, एक ही बात है। ये वैसे आपको एहतियातन बताया कि एसएलओ में इस तरह का क्वेश्चन चेंज करके भी दे दें तो आपको पता होना चाहिए। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था, जो क्वेश्चन 5 था। अब क्वेश्चन जो 6 है इसमें ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। आइए देखते हैं कि हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जब भी लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है तो मुश्किल नहीं है, बस सिंपल तौर पे आप पहले इनकी तरतीब कर लें। जैसे पहले x है फिर y है, दोनों में यही तरतीब कर लें, इक्वल टू जो नंबर है वो। अब जो x के कोएफिशिएंट है वो पहले, इसका भी 1 है, इसका 1 है, इसका y का कोएफिशिएंट भी 1 है, इस y का कोएफिशिएंट -1 है। ये हो गया। अब दूसरी ब्रैकेट में जो पहला वेरिएबल है ना वो ऊपर और जो दूसरा वेरिएबल है वो नीचे। इसके कोई साइन नहीं है, साइन जो इसके होता है कोएफिशिएंट के साथ चले जाते हैं। इक्वल टू, अब ये जो नंबर्स हैं ये नेक्स्ट में ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी जा चुकी हैं। अब इस सेकंड पार्ट में देखें कि सेकंड पार्ट में भी हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो पहले इनकी तरतीब सही करनी है। ये x y है, इसमें ये y पहले नहीं है, हम इसमें कर लेंगे कि इस x को पहले कर लें -x + 5y इक्वल टू 10। अब चाहे आप यहाँ से देख लें तो भी ठीक है, या इसको इसके नीचे लिख लें फिर भी ठीक है। इसको बाद में लिख लेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये ऊपर ये नीचे फिर भी कोई नहीं है। आप यहीं से देख के लिख लें फिर भी कोई बात नहीं है, आंसर सेम आते हैं। तो अब देखें इसको, अगर हम इसी को और इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा ये x, ये 2, इसका हो जाएगा -1, इसमें x का 1 है, इसमें y की कोएफिशिएंट 1 है, इसमें y का कोएफिशिएंट 5 है। x की वैल्यू पहले थी और बाद में y की, यानी ये x के कोएफिशिएंट है, ये y के कोएफिशिएंट है। इक्वल टू एक हो जाएगा 90 और दूसरा हो जाएगा 10। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिख चुके हैं। अगर इसको हम इसके नीचे लिख लेते तो ये वाली लाइन ऊपर आ जानी थी, फिर भी आंसर में
कोई फ़र्क नहीं आना था, ये वाली रो ऊपर आनी थी, ऊपर वाली रो नीचे। इसी तरह इस जो लीनियर इक्वेशन का जो था अगला नंबर, ये ऊपर हो जाना था, ये नीचे हो जाना था, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ आपको। ये इसका दूसरा मेथड कह रहे हैं, दूसरा मेथड तो नहीं कह सकते, अगर ये वाली इक्वेशन को हम इसके नीचे लिखते हैं तो, ठीक है ना, तो फिर ये तरतीब बन जाती है इनकी -1 2 5 और ये +1। पहले x के कोफिशिएंट है तो x ऊपर आ जाएगा, फिर y के कोफिशिएंट है तो फिर y आ जाएगा, इक्वल टू, आप देखें ना इसका अब नंबर 10 ऊपर हो गया, पहली तरतीब में 90 ऊपर था। तो अगर तरतीब बदलते हैं तो साथ ये नंबर भी तो इनके अगले वाले बदलते हैं ना, कि जो वैल्यू ऊपर होगी ना, जो इक्वेशन ऊपर होगी उसका नंबर ऊपर, जो नीचे वाली होगी जो इक्वेशन उसका नंबर नीचे। तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों मेथड ही ठीक हैं। अब इस थर्ड पार्ट में देखें, इसमें अब x का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम ज़रा इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं 0x प्लस y इक्वल टू 3। इसमें अब x तो है ही है, x प्लस इसमें y नहीं है, जो नहीं है ना उसके साथ 0 लिख लें, इक्वल टू 4। अब देखिए इसको अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इसका 0, ये 1, ये 1, इसके साथ 0, ये तरतीब के साथ ही है, पहले x वाले फिर y वाले हैं। जो पहले जो वेरिएबल पहला होता है उसको ऊपर, दूसरे वेरिएबल को नीचे, इक्वल टू 3 एंड 4। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर आ गया। अब जो फोर्थ पार्ट है बुक के अंदर इस तरह से करके दिया हुआ है, इसमें भी हमने इनकी तरतीब ठीक करनी होती है। x पहले x है तो पहले x का लिख लें, ये x का जो वैल्यू है x के नीचे लिख लें -4x, फिर ये y वाली है +1/2 y इक्वल टू क्या है, ये 2। अब देखें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ये पहले x है, तरतीब हमने चेक कर ली, तरतीब ठीक है, पहले x का कोफिशिएंट ये, दूसरा 4 है, अब y के ये -3 है और यहाँ पे +1/2 है। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे आ जाएगा जो पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल नीचे आता है, ये ऐसे इक्वल टू ये 1 एंड 2। तो ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका बी पार्ट में है, इफ़ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज सिंगुलर देन फाइंड के। इसके अंदर एक किसी नंबर की जगह पे के दिया हुआ है, कह रहे के की वैल्यू फाइंड करें, इसमें जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है ना वो सिंगुलर है। तो अब देखें कि ये जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हमने तरतीब क्या कर ली, पहले x की वैल्यू है, फिर y की है, फिर इक्वल टू नंबर है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 5 10 -4 -k, यानी y का जो कोफिशिएंट है ना वो -k है, x ये y इक्वल टू 30 एंड 60। अब क्वेश्चन के अंदर ये बताया हुआ है कि मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट होते हैं उसका मैट्रिक्स कौन सा होता है, ये वाला। तो ये वाला मैट्रिक्स उन्होंने कहा है कि सिंगुलर है, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो अब जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है ये वाला है, जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है ना, हमेशा उसी का डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर का हमने इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में सीखा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो अब हम इसका कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, इसे सामने कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 5k प्लस माइनस माइनस फिर माइनस फार्मूले का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 द 40, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस और 10 4 द 40। अब देखें इसमें, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, -5k, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि मैट्रिक्स, उन्होंने कहा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका जो भी इसका डिटर्मिनेंट आया इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसको जब इक्वल टू 0 करेंगे तो फिर k की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि एज गिवन के मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इज सिंगुलर, सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। अब इसमें -5k प्लस 40 इक्वल टू 0, अब -5k प्लस 40 उधर जाके -40 हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस कट गया, अब k रह जाएगा इधर ही, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया,
40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, तो के की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। तो के की वैल्यू ही मालूम करनी थी। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके दो पार्ट हैं एक्चुअली, ए पार्ट और बी पार्ट। इस दोनों क्वेश्चन के अंदर ये लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इनको सॉल्व करना है। मीन कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है और ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। तो मैट्रिक्स के जो आपके लेवल पे दो मेथड दिए हुए हैं ना, उन मेथड्स को यूज़ करते हुए इसमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। वैसे तो हमने इनको सॉल्व करने के और भी बहुत से मेथड क्लास 8 में भी सीख चुके हैं, क्लास 9 में भी सीख चुके हैं, ठीक है ना। जैसा एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, या वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का था, या इस तरह का, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें जो मेथड यूज़ करना है वो इसमें हमने यूज़ करना है यूज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पार्ट 1 में इन्वर्जन मेथड है और पार्ट 2 में क्रैमर्स रूल मेथड है। तो ये कंडीशन है कि इसको सॉल्व करना है ये वाले मेथड यूज़ करते हुए। तो ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से लाजमी तौर पे पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन में एक में क्वेश्चन आता है। तो आपने इस तरह इसको ध्यान से देखना है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसका मेथड जो मैक्सिमम मुश्किल होता है ना, वो वही होता है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, बाकी मल्टीप्लिकेशन ही है। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं कुछ आपको स्टेप बताऊंगा, बस आपने वो स्टेप याद रखने हैं, तो आपको ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले इन जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है, मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है। इसमें एक बात तरतीब ध्यान रखनी है कि पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू इक्वल टू जो कांस्टेंट होते हैं वो। तो जब एक्स वाई और यानी इस तरतीब से आ जाएँ तो अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। पहले इसका होता है कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स होता है, इन दोनों के कोएफिशिएंट, इसका 4 है, इसका 1 है, 4 और 1। तो फिर वाई के कोएफिशिएंट कौन से हैं, 3 और 2, थोड़ा सा गैप दे के 3 और 2। एक मैट्रिक्स ये होता है कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। फिर साथ ही दूसरे मैट्रिक्स में इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, जो पहला वेरिएबल होता है वो ऊपर, जो दूसरा वेरिएबल होता है वो नीचे। इसके बाद ये इक्वल है तो आगे इक्वल का साइन आ गया, आगे जो भी नंबर्स हैं वो इसी तरतीब से। तो ये हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब जो पहला मैट्रिक्स है उसको हमने सपोज कर लेना है कि ये ए है, इसको ए के इक्वल, इसको बी के और ये एक्स के इक्वल। तो अब देखिए इसमें ये ए के इक्वल हो गया, ये एक्स के इक्वल हो गया और ये बी के इक्वल हो गया। इसकी तरतीब क्या बनती है अगर हम इसकी तरतीब लिखें तो ये ए है, ये वाला एक्स है और ये वाला बी है। ए एक्स इक्वल टू बी, इनकी जगह पे अगर ये जिसकी इक्वल हमने सपोज किया ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि हमने x और y जो वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है ना, ये रह जाएगा इधर ही और ये a उस तरफ चला जाएगा। तो हमने एक दफ़ा मैं तफसील से भी आपको समझा देता हूँ कि जैसे होता है ना, x उधर जाके, x इधर ही है, उधर जाके b ओवर a। तो अगर a को ऊपर लेके जाएँ तो जाके ऊपर पावर का साइन चेंज हो जाता है ना। तो ये नीचे पावर +1 है, ऊपर जाके -1 होगी b। ऐसे डिटेल इसकी ऐसे है, लेकिन हम यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिखा करेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स b। ये हमारा मेन चीज़ है जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे मुश्किल चीज़ क्या होगी, a इनवर्स, यानी जो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है, और फिर उसको b के साथ, ये b है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि a इनवर्स का मतलब क्या होता है। a इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ये होता है। तो इसमें a इनवर्स मालूम करने के लिए इसमें पहले आप इसको लिख भी लें, लिखना है तो भी ठीक है, वरना इसको एंड पे जाकर दोबारा फार्मूले को लिख लें, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो अभी हमें सबसे पहले a इनवर्स मालूम करना है। तो a इनवर्स मालूम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद दफ़ा डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए ना उसका फिर फर्दर सलूशन होता ही नहीं है, वो कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है और बच्चा खुश हो जाता है, चलो जी ना आगे ये चलेगा, बात ख़त्म होगी। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट मालूम करने का क्या तरीका है, 4 to the 8 -3 1 the 3, ये आ गया 8 से 5 माइनस किया, 8 से 3 माइनस किया 5, a डिटर्मिनेंट 5 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ पे ये फार्मूला तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि जब भी a इनवर्स की बात आए तो a इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ a, यानी जो भी यहाँ मैट्रिक्स है डिवाइडेड बाय उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट।
तो अब हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। एडजॉइंट की वैल्यू हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दें, फार्मूला लिख के आगे वैल्यू रिप्लेस कर दें। ये तो बच्चों की आसानी के लिए हम ऐसे भी करवा देते हैं कि एक दफ़ा एडजॉइंट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी होती है, ये वाली वैल्यू उधर, ये वाली वैल्यू इधर, 2 और 4, और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है, -3 और ये -1। ये हो गया मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। एडजॉइंट ए की जगह पे ये एडजॉइंट की वैल्यू है 2 -3 -1 और 4 ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट है 5। तो अब अभी हमें पता है कि ए इनवर्स को अभी हमने मज़ीद मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इससे पहले भी आपको इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 आया था उसमें मैंने बताया था 2, 3 में ये आपको बताया था कि जब इसको अभी मज़ीद मल्टीप्लाई करना हो ना ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, तो इस नीचे वाली वैल्यू को भी डिवाइड ना करें। वैसे इस वैल्यू ने सब के साथ डिवाइड होना होता है, लेकिन इसको भी डिवाइड ना करें, इसको इसी शक्ल में रहने दें, क्योंकि अभी हमने मज़ीद मल्टीप्लाई करना है। इसी को दोबारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसकी जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। एक्स की जगह पे एक्स क्या था हमने पुट किया, एक्स था एक्स वाई की जगह, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू ये वाली है। उसके बाद बी आ गया, बी की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है ना, -6 और 1, -6 और 1। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ये इसका लास्ट स्टेप है मल्टीप्लाई का, और हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई चाहे सामने कर लें या नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल वही, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो ये जो ऊपर एरो बना है, टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, हेड को हेड के साथ। 2 6 12 प्लस माइनस माइनस। अब अगला मैट्रिक्स, अब अगला जो एलिमेंट है 3 1 3 प्लस माइनस माइनस। एक एरो के ऊपर जितनी नंबर की वैल्यू होती है ना, उनका आंसर इकट्ठा करना होता है। अब सेकंड वाले रो पे आ जाएं। सेकंड वाली रो को जो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेकंड रो का आंसर सेकंड रो में आएगा। अब देखें, टेल वाले को टेल वाले के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 1 6 प्लस 6। अब 4 1 4 प्लस 4। अब आगे कॉलम है ही नहीं है कि इसको आगे मल्टीप्लाई करके वैल्यू आगे लिखते, ओवर ये जो 5 था ना, ये नीचे का नीचे ही आ गया। अब देखिए इनको अब सॉल्व करते हैं। ये इनके सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो ये सेम 15 बड़े नंबर का साइन, नीचे देखें नीचे भी सेम साइन है, प्लस हो गया। 6 और 4 10 ओवर 5। अब ये जब सिंगल नंबर बन जाए तो अब इस वाले नंबर को सब के साथ डिवाइड कर दें। ये -15 ओवर 5, इस 5 को इसके साथ भी डिवाइड कर दिया। ये 10, ये इसको 5 को इसके साथ भी अलग-अलग लिख दिया। अब यहाँ पे हम इनकी कैंसलेशन कर लेंगे। 5 1 5 5 3 -3, ये 5 1 5 2 इनको कैंसिल करें तो 2 आता है। अब देखें x के सामने वाला आंसर x का है, y के सामने वाला आंसर y का है। तो ये देखें, अब इसको इस तरह सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से इसका आंसर ये आ गया। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। इसको भी हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने देख लिया कि इनकी तरतीब पहले x वाले हैं, फिर y वाली वैल्यू हैं, इक्वल टू नंबर्स हैं। तो इनको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इनके कोफिशिएंट ये -1 है, ये 5 है, ये 2 है, ये +4 है। इसके बाद दूसरे मैट्रिक्स में इसके वेरिएबल, ये पहले वाले x और दूसरे वाला नीचे, इक्वल टू ये 1.5 और 3। अब इसमें पहले वाले मैट्रिक्स को a के इक्वल, इसको x के इक्वल, इसको b के इक्वल हमने सपोज कर लेना है। तो ये इनको a के इक्वल, ये वाला x के इक्वल और ये b के इक्वल हमने इसको सपोज किया। अब अगर इनकी जगह पे इनकी वैल्यू लिखी जाए, ये वाली a x और b, a और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू b, a x इक्वल टू b। हमने क्योंकि x मालूम करना होता है, x रह जाएगा इधर ही, तो ये a उस तरफ जाके a का इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b।
तो अब इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने ए इनवर्स मालूम करना है। तो ए इनवर्स को आपको समझाने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो आपको समझाने के लिए ये मैंने लिख दिया है कि हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू मालूम करनी है। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो उसको फिर हमने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो इसमें सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लेना है। ये वाला ए मैट्रिक्स का इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 1 द 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस फार्मूले का 5 2 द 10। इन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे और बड़े नंबर का साइन। अब ए डिटर्मिनेंट आ गया -14। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, ठीक है ना, इनकी पोजीशन इंटरचेंज होती है। 4 इधर और -1 इधर हो गया, और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है, -2 और 5। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई है और ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ गई है। इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं। तो ये देखें, ये फार्मूला मैंने दोबारा लिखा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिखा था ताकि हमें पता हो कि हमने कौन कौन से स्टेप करने हैं। पहला स्टेप हमारा यही है ए इनवर्स मालूम करने का। तो ए इनवर्स तक हम पहुँच चुके हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये वाली 4 -2 5 एंड -1 डिवाइडेड बाय और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -14। तो अभी हमने क्योंकि ए इनवर्स को मज़ीद मल्टीप्लाई अभी करवाना है, अगर मज़ीद इनवर्स की वैल्यू ने मल्टीप्लाई होना हो तो इस वाले जो नीचे फ्रैक्शन है उसको भी इसके साथ डिवाइड ना करें, उसको पहले मल्टीप्लाई करवा लें, बाद में इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर लेंगे। ये इसी वाले फार्मूले को मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए था, लेकिन यहाँ पे लिखना भी होता है। हमें पता होता है कि हमारी जो है ना, जो लाइन है वो किस तरह को हमने ना चलना है। तो सबसे पहले हमने ए इनवर्स मालूम किया है। ए इनवर्स मालूम करने के लिए हमने ये वैल्यू चाहिए थी, वो हमने कर ली है। अब सिंपल तौर पे इसी को मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा है, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं इसको नंबर 1 दे के, तो यहाँ पे लिख लें पुट वैल्यू इन 1। तो वरना इसको लिख के दोबारा इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी ये 1.5 एंड 3। 1.5 एंड 3। अब हमने हमारा अगला स्टेप क्या है, हमारा अगला स्टेप यही है ना कि हमने इनको पहले मल्टीप्लाई करवा लें। तो वही रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ। अब 4 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास होगा, तो कैलकुलेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 6 होता है, ठीक है ना, 6। तो इसी तरह जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6। इनको हेड वाले को हेड से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब नीचे वाली रो के पे आ जाएं, ये भी टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ। 5 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 7.5। अब ये प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3 ओवर -14। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें 6 में से 6 को माइनस किया 0 आ गया। अब 7.5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है। एडजॉइंट में जब एडजॉइंट लिखते हैं ना, इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। ये 2 भी माइनस का, 5 भी माइनस का, ठीक है ना। ये माइनस का 5 होना था, माइनस का 5। तो जब इस तरह 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 7.5, और ये प्लस माइनस ये माइनस, ठीक हो गया। ये माइनस है, ये भी सेम साइन हो गया तो प्लस हो जाएगा। 7.5 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10.5, बड़े नंबर का साइन, ओवर -14। अब 0 को भी 14 से डिवाइड कर देंगे और 10.5 को भी 14 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको भी 14 से डिवाइड कर दिया और 10.5 को भी 14 से डिवाइड कर दिया। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, ठीक है ना, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर 0 आता है। अब माइनस से ये माइनस कट गया। 10.5 को जब 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको मतलब हमने कैलकुलेटर से ही करना है ना, तो कैलकुलेटर से हमारे पास आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है ये x की है, ऊपर वाली x की वैल्यू है, नीचे वाली y की वैल्यू है। तो अब ये x की वैल्यू आ गई ऊपर वाली और नीचे वाली y की।
इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो 3/4, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब ना ये लिखते हुए इंक लग जाती है कि जैसे यहाँ पे ये पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट नहीं है, ये 14 है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है कि ये 14 ही आ रहा है, ये सारा 14 ही है, ठीक है ना। तो ये ना आगे इसको आप कहीं 1.4 ना समझ लेना। इसका जो पार्ट 3 है, इसको भी जब हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, तो सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से पहले ना इसकी तरतीब सही करनी होती है। पहले x की वैल्यू, फिर y की, फिर इक्वल टू नंबर। अब x की वैल्यू को इधर लें, इधर आके हो जाएगी 16x, इधर माइनस का ना, इधर का प्लस हो गया। फिर y की वैल्यू 2y, 10 पहले ही उधर है। अब इसमें देखें कि x की वैल्यू 24x, ये y की वैल्यू भी इक्वल के इधर ले आएंगे, इधर -3y है, इधर आके +3y हो जाएगा, इक्वल टू 15। अब देखिए इनकी तरतीब हो चुकी है। जब तरतीब हो जाए तो अब इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो पहले x के कोफिशिएंट 16 और 24, फिर y के 2 और 3, फिर इनके वेरिएबल, पहला वेरिएबल, फिर नीचे दूसरा वेरिएबल, इक्वल टू ये 10 और 15। तो सबसे पहले हम इसको वही a के इक्वल, ये x के इक्वल, और इसको b के इक्वल लेट कर लेंगे। तो इनको a x, ये b है। जिनकी ये तरतीब क्या है, इसका नाम हमने a रखा है, इसका नाम x रखा है, इसको इक्वल टू b। यहाँ पे लिख देंगे ax इक्वल टू b। x की क्योंकि वैल्यू मालूम करनी है, a उधर जाके a इनवर्स बन जाएगा। तो सबसे पहले a इनवर्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने इसका a डिटर्मिनेंट मालूम करना है और इसका एडजॉइंट भी मालूम करना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम इसका a डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो क्योंकि a इनवर्स मालूम करने के लिए a इनवर्स का ये वाला फार्मूला होता है ना, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो ये सिर्फ मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखता हूँ ताकि हमें पता हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसमें देखें कि सबसे पहले हमने इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मालूम करना होता है। तो ये भी आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया है। अब देखिए इसका जब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 3 दा 48 माइनस फार्मूला का 24 2 दा 48। अब 48 में से 48 माइनस करें तो ये 0 आ गया। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए ना, उसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। वो क्यों नहीं होता, मैंने इसकी डिटेल आपको पहले भी बताई थी, दोबारा से बता रहा हूँ। क्योंकि जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, तो वो सोल्यूशन उसका पॉसिबल ही नहीं होता, वो होता है अनडिफाइंड। इसलिए कि जब डिटर्मिनेंट ने क्योंकि नीचे आना होता है ना, तो जब इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका आ जाएगा नॉट पॉसिबल, इट्स सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इट्स सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहीं पे इस क्वेश्चन का एंड हो गया। इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें भी सबसे पहले हम इनको तरतीब करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे। पहले x की वैल्यू, ये y की वैल्यू भी इक्वल के इधर आ जाएगी, तो -7y, जो कांस्टेंट होता है इक्वल के पार -9। अब दूसरे में भी x को पहले y को बाद में, ये क्योंकि इक्वल के इधर ही है इसलिए इसके साइन चेंज नहीं होंगे। 2x + 14y इक्वल टू 18। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, -1 2 -7 14। अब दूसरा मैट्रिक्स होगा वेरिएबल्स का, पहले में आ जाएगा x, दूसरे में आ जाएगा y। ये याद रखें, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं इसके साथ साइन प्लस का ही होता है। जो माइनस वगैरह के साइन होते हैं ना, वो इधर कोएफिशिएंट में चले जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। इक्वल टू -9 और 18। तो आप फर्दर स्टेप में यही करेंगे, इनको लेट कर लेंगे कि लेट ये वाला a के इक्वल है, ये x के इक्वल है, और ये b के इक्वल। तो a के इक्वल, ये x के इक्वल, और ये b के इक्वल। अगर इसकी जगह पे इनकी ये वैल्यू लिखी जाए तो ये बन जाता है ax इक्वल टू b। x की वैल्यू मालूम करनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये a उस तरफ जाके a इनवर्स बन जाता है, a इनवर्स b। तो a इनवर्स के लिए हमें चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख भी दिया ताकि हमें पता हो कि हमने क्या इसके लिए क्या मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट। तो
ए डिटर्मिनेंट इसलिए पहले मालूम करते हैं कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता, फिर हमें एडजॉइन या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लें, बाद में एडजॉइन की तरफ आएँ। तो अब इसका डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, हमेशा पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्लस माइनस माइनस 14 1 द 14 माइनस फार्मूले का 7 2 द 14, ये भी प्लस माइनस 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 14। अब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ये माइनस तो ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, यानी बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। प्लस 14 और माइनस 14 इक्वल टू हो जाते हैं 0। अब इसका भी यहीं पे खाता गोल हो गया, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो उसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो इस तरह करके एंड पे लिख देंगे कि इट्स सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। जो हमारे क्वेश्चन का 7 का बी पार्ट है, इसमें बी पार्ट्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सारों को, इन लीनियर्स इक्वेशन जो दी हुई हैं इनको सॉल्व तो करना है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है ना, वो जो मेथड है वो क्रैमर रूल्स मेथड से हमने इनको सॉल्व करने हैं। इन सब मेथड में से जो क्रैमर रूल मेथड है सबसे इजी मेथड है। तो आइए हम इस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको जब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, अब जो बात आपने थोड़ी सी ध्यान से सुननी है, इसमें जो इजी पार्ट है ना वो ये, इसमें लिख लें कि एक तो हमने इसमें ए मैट्रिक्स हमारा हो गया, ठीक है ना, ए यही होता है जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। अब इसमें जो एक और है ना वो होता है ए एक्स, एक ए एक्स मैट्रिक्स होता है और एक ए वाई, ये वाई थोड़ा छोटा करके लिखना है, ये मैट्रिक्स होता है। ये कौन से होते हैं यही अब मैं आपको बता रहा हूँ। ए एक्स में मैट्रिक्स ये ए वाला ही लिखना है, लेकिन जो इसमें जो पहले कोफिशिएंट होते हैं ना, जो एक्स के कोफिशिएंट होते हैं ये वाले, इनकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिख देनी होती है। जैसे देखो इसके अंदर इस पहले की जगह पे, बाकी दूसरा कॉलम वैसे आएगा, पहले कॉलम की जगह पे, एक्स वाले कॉलम की जगह पे ये 5 और 10 आ जाएगा, यानी एक्स वाला कॉलम हमने चेंज कर दिया, उसकी जगह पे ये बी आ गया। अब जो ए वाई होता है, इसमें जो वाई के मैट्रिक्स जो वाई के एंट्री होते हैं ना, जो कोफिशिएंट, उनको ख़त्म करना होता है। लिखना ए वाला मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें ए वाई में जो वाई के कोफिशिएंट होते हैं ना, इनकी जगह पे ये वाला लिखना होता है। ए एक्स में ये वाला एक्स वाले कॉलम की जगह पे, और ए वाई में जो वाई के कोफिशिएंट होते हैं उनकी जगह पे ये वाला, ठीक है ना। बाकी मैट्रिक्स वही होता है। इसमें ए एक्स में पहली वाली वैल्यू की जगह पे ये वाली आ जानी होती हैं, और ए वाई में जो वाई के होते हैं इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ जानी होती हैं। अब देखिए अगला मेथड, अगला स्टेप जो है वो समझें। अब इसमें एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए जो ए एक्स मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए जो ए वाई मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, डिवाइड ए डिटर्मिनेंट से होना है। x मालूम करने के लिए ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, y मालूम करने के लिए ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो आइए पहले इसमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, क्योंकि जब इसकी वैल्यू अगर मालूम होगी, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फर्दर पॉसिबल होगा। अगर यहीं पे आके ये 0 हो गया तो सारी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जानी है। तो अब 10 2 द 20 माइनस 5 3 द 15, 20 से 15 माइनस किया 5, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आ गई। तो अब हम देखते हैं, अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे लिखे, ऐसे डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। 10 5 द, पहले इनको मल्टीप्लाई करना होता है, 10 5 द 50 माइनस 10 3 द 30, 50 से 30 माइनस किया तो आ गया 20। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, ठीक है ना, 20, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू 5, 20 को 5 से डिवाइड किया तो 5 4 द 20, तो ये x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब y मालूम करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 2 द 20 माइनस 5 3 द 15,
20 से 15 माइनस किया तो 5 आ गया, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 5 आ गया। अब ए वाई के डिटर्मिनेंट की जगह पे इसकी वैल्यू 5 आई है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 5 है, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई। इस यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू अगले स्टेप में लिख दी थी, यहाँ पे मैंने सामने लिख दी है, शायद इस तरह लिखने में आपको आसानी लगे। 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक नज़र आ गई है कि ये 2 जो पहला मैट्रिक्स था ना, वो था जो एंट्रीज थी वो 2 और 5 थी, 2 और 5, यहाँ पे 2 और 3 लिखा गया गलती से। तो 10 टू द 20 और 5 5 द 25। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 25 से 20 माइनस किया तो 5 बड़े नंबर का साइन, तो -5 है ये। तो अब प्लस माइनस माइनस और 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया। अब इसका आंसर क्या आया है, x का आंसर 4 आ गया और y का आंसर -1, 4 एंड -1। तो ये बेटा इनका आंसर आ गया, x और y की वैल्यू आ गई है। अब इस जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी आ गया, तो इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने इन क्वेश्चंस को बाय क्रैमर रूल सॉल्व करने हैं। तो इसमें 2 काम हमारे करने हैं, एक तो यह है कि हमें इनको तरतीब करना है, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू इक्वल टू नंबर्स, इसमें भी ऐसे ही करना है। लेकिन दूसरा काम इस वाली क्वेश्चन में यह है कि इसमें फ्रैक्शन भी हम ख़त्म करेंगे ताकि हमारे लिए इस क्वेश्चन को इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसको अगर हम तरतीब करते हैं तो एक्स की वैल्यू पहले लिख लें आप, तो एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, +3x + 4y इक्वल टू 3। यह तो इसकी ऐसी तरतीब होगी। लेकिन इसमें x ये -2y इधर आके +2y इक्वल टू 2/3। अब इसमें इसकी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक तो ये इस तरफ, क्योंकि ये अकेली वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसको इधर ला के सबसे मल्टीप्लाई करवा दें, ये तरीका तो ये है। या फ्रैक्शन को ख़त्म करने का तरीका जो हम इससे पहले 9th में या 10th में सीखते आए हैं, वही होता है कि इसकी फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होते हैं ना, जिसकी फ्रैक्शन कुछ नहीं 1 है, इसकी फ्रैक्शन में 3 है, तो 3 को सबसे मल्टीप्लाई करवा दें। तो इसके साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन कोई नहीं है, इसको चाहे 3 इसको से सारा डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करवा दें। 3 टू द 6y, इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये, क्योंकि 2/3 फ्रैक्शन में, तो ये 3 से 3 काट जाएगा, बाकी हमारी जो इक्वेशन बच जाएगी 3x + 6y इक्वल टू 2। अब दूसरी इक्वेशन को भी इसके नीचे हम लिख लेते हैं, 3x + 4y इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसको हमने स्टेट करके लिख लिया है, यानी इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करके। अब ये क्वेश्चन हमारे पास ये थी, दूसरी क्वेश्चन ये वाली है, ठीक है ना। इनको ऊपर नीचे करके लिख लिया है। अब इसको सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में 3, ये भी 3, ये 6 और ये 4, पहला वेरिएबल यहाँ पे और दूसरा वेरिएबल इधर, इक्वल टू 2 एंड 3। तो इसमें जब डिटर्मिन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, तो ये पहला जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है ये a। अब इसमें बुक में ऊपर ना इसको dx का नाम ही दिया हुआ है, लेकिन आप लाजमी नहीं है कि dx नाम लिखें, हमने इसको ax का नाम ही दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ax में इसी मैट्रिक्स को हमने ऐसे ही लिखना होता है, लेकिन जो x के कोएफिशिएंट होते हैं ना, उसकी जगह पे ये जो एंड वाला होता है ना, जो b मैट्रिक्स, वो लिख देना होता है 2 एंड 3, बाकी इसके 6 एंड 4। अब इसका ए वाई मैट्रिक्स में y के जो होते हैं ना, ये जो कोएफिशिएंट, उसकी जगह पे इसको लिखना होता है, यानी 2 एंड 3, और बाकी इसके अपने आ जाएंगे, ए मैट्रिक्स के अपने। ax में x के अपने गायब करके इसकी जगह पे ये लिखना होता है, और ए वाई में जो y के कोएफिशिएंट होते हैं ना, वो गायब करके उसकी जगह पे ये लिखने होते हैं, बाकी इसके अपने लिखने होते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट भी मालूम करते हैं, और इसको इसमें x और y मालूम करने का फार्मूला भी लिखते हैं, क्योंकि x मालूम करने का जो फार्मूला होता है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट, और y मालूम करने के लिए ay का डिटर्मिनेंट यानी इसका डिटर्मिनेंट मालूम करके इसको a डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, 4 3 द 12 -6 3 द 18। इनको सॉल्व किया, डिफरेंट साइन और डिफरेंट साइन हो गए तो माइनस हो जाएंगे, जब इनको माइनस किया तो इसका आंसर आ जाएगा -6। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास -6। अब इसमें ax का डिटर्मिनेंट,
आप इसको डिटेल में करें तो आप इसके भी जब डिटर्मिनेंट मालूम करें तो इसकी ब्रैकेट को भी एक स्टेप में सीधा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो 4 2 द 8 माइनस फार्मूले का 6 3 द 18। अब देखिए डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 18 से 8 माइनस किया तो बाकी रह गया 10 और बड़े नंबर का साइन। अब देखिए इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, दोनों वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं। ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -10 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है -6। तो माइनस से माइनस कट गया, बाकी दोनों 2 के टेबल से कट हो रहे हैं। ये हो जाएगा 2 5 दा और 2 3 दा, तो ये 5/3, एक्स की वैल्यू 5/3 आ गई। अब इसमें ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 3 दा 9 माइनस 3 2 दा 6, 9 से 6 माइनस किया 3। ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 3। तो अब देखें कि इसको हम इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 3 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है -6। अब प्लस माइनस माइनस रह गया, 3 1 दा 3 2 दा, तो ये आ गया 1/2। तो y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इसको हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले x की वैल्यू 5/3 और -1/2, तो ये बेटा इनका सॉल्यूशन सेट आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये भी। इस वाले क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को में नज़र आ रहा है कि जैसे ये फ्रैक्शन में हैं, तो इसको भी हमने करना तो क्रैमर रूल से ही है, लेकिन सबसे पहले हमने इसकी जो फ्रैक्शंस है ना, वो फ्रैक्शन को ख़त्म कर लें। इसके देखें फ्रैक्शन में 10 है, ठीक है ना, इसकी फ्रैक्शन में भी 10 ही है। तो इसमें हो जाएगा कि फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, यानी क्वेश्चन 1 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन 2 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मैंने लिख भी दिया, मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 और 2 बाय 10, दोनों को क्योंकि सेम से ही इनके दोनों इक्वेशन के सेम जो हैं फ्रैक्शन में सेम नंबर्स हैं, तो इसलिए हम सेम से ही डिवाइड कर लेंगे। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दें। इधर भी ऐसे ही, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जहाँ पे फ्रैक्शन है वो देखें कि 10 के साथ ये 10 कट गया, 10 के साथ ये 10 कट गया, ये नहीं कटेगा। अब देखें 10 के साथ ये 10 कट गया, 10 के साथ ये 10 कट गया, बाकी ये ऐसे रहेगा। अब इसको ज़रा नीट करके लिख लेते हैं। ये 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 200। अब इधर देखें ये रह गया 8x माइनस 6y इक्वल टू 10 10 द 100। अब वैसे तो इनको सॉल्व करने के यहाँ पे हमने करना तो क्रैमर रूल से ही है ना, इसको मज़ीद भी हम इसको ये कि सेम टेबल से डिवाइड करके नंबर्स को छोटा कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को आप पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। 6 8 8 -6, ये तरतीब है ना, पहले x की फिर y की, पहले x फिर y, ये 200 और ये 100। अब इसको क्रैमर रूल्स के साथ सॉल्व करते हुए, ये पहला जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है ये ए मैट्रिक्स। अब ए एक्स मैट्रिक्स कौन सा होता है, इसमें जो एक्स का कॉलम होता है ना, एक्स का कॉलम, उसको गायब कर देंगे, उसकी जगह पे ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देना है 200 और 100, बाकी दूसरा कॉलम एज इट इज़ आ जाएगा 8 और -6। इस तरह ए वाई में वो जो वाई का कॉलम होता है, जो वाई के कोएफिशिएंट का कॉलम होता है ना ए में, वो गायब कर देना होता है। ये एक्स का ये तो एज इट इज़ आ गया ना, इसकी जगह पे ये आ जाएगा 200 और 100। अब देखें ए एक्स और ए वाई, इसमें एक्स और वाई मालूम करने का मैं फार्मूला लिखता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम फर्दर क्या करना चाह रहे हैं, फिर हम बाकियों को इसका डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लेंगे। अब देखें कि इसमें एक्स मालूम करने के लिए ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई मालूम करने के लिए ए वाई जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। 6 6 द 36, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, माइनस फार्मूले का 8 8 द 64। अब दोनों के सेम साइन है, सेम साइन उनका प्लस हो गए,
और बड़े नंबर का साइन। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई नेगेटिव का 100। अब इसमें सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 टू द 12, 1200 प्लस माइनस 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 फार्मूले का 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 800। अब दोनों के सेम साइन है, सेम साइन का प्लस कर लेंगे। 1200 में 800 प्लस किया तो आ जाएगा 2000, बड़े नंबर का साइन। आप देखें ए एक्स के डिटर्मिनेंट की जगह पे इसकी वैल्यू डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -100। अब माइनस से माइनस कट गया, 2 0 से 2 0 कट के बाकी रह गया 20। एक्स की वैल्यू 20 आ गई है। अब वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हम ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 को 6 से किया तो 600, माइनस 200 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 टू 16, 1600। इनके डिफरेंस साइन है तो माइनस हो गया। 1600 में से 600 माइनस किया तो 1000, बड़े नंबर का साइन। अब देखें ए वाई के डिटर्मिनेंट की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, -100 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -100। अब इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के साथ माइनस कट गया, 2 0 के साथ 2 0 कट गए, बाकी रह गया ये 10। तो y की वैल्यू 10 आ गई है। अब इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये इसका आंसर आ गया। इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके ना x और y की वैल्यू हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या कोई मिस्टेक हो गई है। इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें भी हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से पहले हम इसकी ज़रा तरतीब कर लेंगे, इनको रीअरेंज कर लेंगे। पहले x की वैल्यूज़ प्लेस में 16x प्लस 2y, जो कोफिशिएंट है इसको इक्वल के पार ले जाएंगे, इक्वल -10 है उस तो जाकर ये +10 हो गया। अब दूसरे में पहले x की वैल्यू लिख लें, -24x -3y इक्वल टू ये +15 है उधर जाके -15 हो गया। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, 16 -24, ये 2 -3, ये पहले x से कोफिशिएंट है, पहले x आ गया फिर y आ गया, इक्वल टू 10 एंड -15। तो ये इसका ए मैट्रिक्स है, जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है उसको ए मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें देखें कि ये ए मैट्रिक्स हो गया। अब ए एक्स क्या होता है, ए एक्स में जो एक्स के कोफिशिएंट का जो होता है ना कॉलम, उसकी जगह पे हमने बी जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू पुट कर देनी होती है। ए मैट्रिक्स के अंदर जो एक्स की वैल्यू है इसकी जगह पे जो वाई की है वो तो एज इट इज़ आ जाएंगी ना। ए एक्स में एक्स के कॉलम की जगह पे ये वाले जो इक्वल के पार नंबर्स होते हैं ये लिख देने होते हैं। इस तरह ए वाई में जो वाई के कॉलम्स की वैल्यू होती है ना वो उसकी जगह पे हमने ये लिख देना होता है 10 एंड -15, और जो पहला जो कॉलम होता है वो एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए 16 3 द 48, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, या माइनस फार्मूले का, ये 24 2 द 48, ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो गया। अब देखिए ये -48, ये माइनस अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा तो ये +48, तो ये +48 है, ये -48 है, तो ये हो गया 0। तो जब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो कोफिशिएंट का यानी कि जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है उसका अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो आगे हम एंड पे ये वाली स्टेटमेंट लिख देंगे। तो ये जो ए एक्स और ए वाई था ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यानी कि ना लिखा था। तो जब हम पहला मैट्रिक्स लिख लेते हैं ना ए वाला, तो वहीं से हम अगर हम इसको मेंटली तौर पे भी देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये 0 आएगा या नहीं आएगा, तो फिर ये वाले लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन अगर आपने लिख भी लिया तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रैमर रूल और जो इन्वर्जन मेथड है जो मैट्रिक्स का ये समझ में आ गया होगा। बस इनको अलग-अलग से करें, अगर यकदम कर लोगे तो फिर दोनों आपस में गड़बड़ भी हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड आसान लगे होंगे, कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा।